बैठ जाइए। वो इधर हो जाएगा क्या? थोड़ा थोड़ा सा ठीक। देखिए, आज 11th का कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, है ना, जो कि आपको आगे की ओर काम देगा। जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम लोग हिंदी इंग्लिश को भी लेकर के चलेंगे ताकि आपको हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम ना हो। तो आज जब स्टार्ट करना है तो एकदम शुरू से करते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा हमने कुछ बताया था कि हमारा जो बायोलॉजी है वह नीट में 50% आता है, 50% में केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है, तो इसका वेटेज आपका 50% है, बहुत ज़्यादा है। तो बायोलॉजी जो है इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, डेफिनेशन ऐसा बनाया जाता है ताकि उसमें सारा पोर्शन आ सके। कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, जैसे बायोलॉजी में सेल का डेफिनेशन पढ़ते हो, है ना, एनाटॉमी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन वैसा होना चाहिए जिसमें कोई भी अपवाद ना हो। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन, है ना। तो डेफिनेशन वैसा बनाया जाता है। तो बायोलॉजी अगर देखा जाए तो बायोलॉजी एक्चुअली में साइंस जो होता है उसमें तीन चीजें बांटी गई है साइंस में, जिसमें आपको फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आती है और आपका बायोलॉजी आता है। ये तीनों साइंस के ब्रांच होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री खाली इसको पढ़ने से ये दोनों समझ में नहीं आते। तो बाद में एडिशनल एक साइंस, सब्सिडियरी साइंस जोड़ा गया जिसको मैथ कहते हैं। तो मैथ प्योर साइंस नहीं होता है, लेकिन यह कॉम्प्लीमेंट्री साइंस होता है, मतलब पूरक साइंस होता है। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको न्यूमेरिकल आएंगे, जो कि क्वेश्चन होते हैं बनाने के लिए होते हैं, तो उसमें मैथ का यूज होता है। बात रहा बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में मैथ का कोई इशू नहीं होता है, इसमें मैथ वैसा यूज नहीं होता है ना। तो बायोलॉजी एक साइंस होता है और यही तीनों साइंस मिल करके आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो पिछले बार हमने बताया था कि इससे 90 क्वेश्चन रहते हैं, इससे 45 क्वेश्चन रहता है नीट में, और इससे 45 क्वेश्चन रहता है। तो बायोलॉजी जो हमारा है 50% आपको क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो बायोलॉजी को तो आपको एकदम टिप्स पे रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी बताया था कि इन दोनों की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा सा तो इजी पोर्शन बायोलॉजी होता ही है, लेकिन प्रॉब्लम बायोलॉजी में ये होता है कि ये इजी होने के कारण इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होता है। कोई चीज़ आपको आसान लगता है ना, तो फिर एग्जाम में उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। बायोलॉजी वही चीज़ है, सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन नहीं भी मालूम है फिर भी लगता है हमें मालूम है, इसको आंसर कर देते हैं, ये गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक हो जाता है। तो बायोलॉजी को ध्यान से रखने वाली बात है, और इसमें याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, ये अभी से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का हम लोग डिफिनेशन चलते हैं। तो ये बताने का इसीलिए मकसद होता है कि बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट है और इस पे आपको पूरी तरह से फोकस करना आवश्यक होता है। तो बायोलॉजी का परिभाषा जो है उसको इस तरह से दिया गया है कि बायोलॉजी साइंस का एक ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं और लिविंग्स में होने वाले प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं। इट इज branch of science which deals
deals with study of livings and their process. प्रोसेस मतलब होता है लिविंग्स, है ना। लिविंग्स का हिंदी जो होता है उसको हम लोग जीवित बोल सकते हैं, जीव भी बोल सकते हैं, जीव बोलते हैं, है ना। और छोटे क्लासों में इसको सजीव भी कहा जाता है ना। छोटे क्लास 9, 10, 8 में पढ़ के आया तो लिविंग्स मतलब होता है जीव, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करना और जीवों में होने वाले प्रोसेस, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन पाचन होता है, श्वसन होता है ना, रिस्पिरेशन होता है। तो वो सब चीज़ों उनके बारे में पढ़ने की घटना को ही बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग्स, ये लिविंग्स आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। जैसे बायोलॉजी के बारे में जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया गया था वो थे, इसको लिखना नहीं है ना, इसको लिखना नहीं है, ये लिखा जाएगा और लास्ट में आपको हम डायरेक्ट ग्रुप में आपको भेज देंगे। आपका ग्रुप जो बना हुआ है उसमें भेज देंगे, इसको घर में ही लिखना है, समझ रहे हैं। यहाँ जो लिखने का जो टाइम बचेगा इसमें हम लोग एनसीईआरटी करेंगे और क्लास में जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। घर में ही लिखना है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा फादर ऑफ बायोलॉजी अगर देखा जाए, ये आप लोग हम लोग हो सकता है ये सब पहले से जानते हो, है ना। किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल। इसको हिंदी में अरस्तु भी कहा जाता है ना। इनका इंग्लिश नाम भी हिंदी नाम भी, जैसे हम लोग का देश का इंग्लिश नाम भी है और हिंदी नाम भी, इंडिया मतलब भारत होता है। लेकिन हिंदी इसलिए है क्योंकि हम लोग हिंदी बोलते हैं और दुनिया में कहीं हिंदी बोला नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए अपना नाम रख दिया, अरस्तु बोलते हैं इसको, फादर ऑफ बायोलॉजी। एक्चुअली में इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही वर्गीकरण किया था जीवों का। इन्होंने बताया था कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक पेड़ पौधे और एक जीव जंतु, मतलब एक प्लांट होते हैं और दूसरे एनिमल होते हैं। प्लांट को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा था, सबसे बड़ा वाला प्लांट, उससे छोटा वाला प्लांट, सबसे छोटा वाला प्लांट। सबसे बड़ा जो प्लांट होता है उसको ट्री बोलते हैं, उससे छोटा प्लांट श्रब्स बोलते हैं और सबसे छोटा हर्ब्स बोलते हैं। और एनिमल में देखा जाए तो इन्होंने बोला कि एनिमल को 2 कैटेगरी में बांटा इन्होंने, एक जिसके पास लाल रक्त होता है, लाल खून होता है, और दूसरे पास लाल खून नहीं होता है ना। तो इतना इन्होंने बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब सोचोगे इतना तो हम लोग भी जानते हैं, एक्चुअली में हम लोग जो वो जान रहे हैं इन्हीं के कारण जान रहे हैं। और जब इन्होंने बोला था तो बायोलॉजी का ABCD भी किसी को नहीं आता था, मतलब बायोलॉजी था ही नहीं कुछ, ये ब्रांच ही नहीं था, इसको कोई पढ़ता ही नहीं था। ये इन्होंने बनाया, इसके बारे में बताया, इसलिए इनको कहा जाता। अभी जैसे हमारे पास पहले जो फोन आया करता था वो बटन वाला फोन था, ठीक है। अब जो फोन आया, बहुत सारा स्मार्टफोन, अलग अलग तरह का फोन, टैबलेट वगैरह आ गया, तो अब हमें हंसी आएगी वो छोटे छोटे फोन के बारे में। लेकिन वो जो पहला फोन जिसने बनाया था उस समय के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना, समझ रहे। तो वही चीज इनका भी है, एरिस्टोटल साहब का भी। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात, एक और चीज हम लोग जानते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, देखिए अगर बायोलॉजी का ब्रांच देखा जाए मेन रूप से 2 ही होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, है ना, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। एक पौधे वाला विज्ञान और दूसरा एनिमल वाला विज्ञान। लेकिन आज का जो सिनेरियो है तो बायोलॉजी का अनेकों ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, बहुत तरह का अनगिनत ब्रांच होते हैं। लेकिन अगर मेन रूप से देखा जाए तो बायोलॉजी के 2 ही ब्रांच होते हैं,
जूलॉजी और बॉटनी। अभी जो आपका नीट का एग्जाम होता है, अभी जो आपका नीट का एग्जाम होता है उसमें 50% जूलॉजी से आता है, 50% बॉटनी से आता है, और यह 2019 से लागू हुआ। पहले क्या होता था, मिक्स आता था। मिक्स मतलब कि कोई भेदभाव नहीं था, इससे कितना भी आ जाता था, इससे कितना भी आ जाता, इससे कभी ज़्यादा आ जाता था, इससे कभी कम आ जाता, इससे कभी ज़्यादा आ जाता था, कभी इससे कम हो जाता था। अब क्या कर दिया गया है, 50-50 कर दिया गया है। तो अब इन्होंने ही इसको बंटवारा कर दिया है, तो हम लोग भी कर देते हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है ना। टू मेन ब्रांच, जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी कुछ दिनों तक हिंदी भी लिख लेंगे, है ना हम लोग, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जूलॉजी मतलब होता है जंतु, जंतु मतलब एनिमल। बॉटनी का परिभाषा क्या दोगे आप, यह ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। तो बॉटनी का क्या हो जाएगा भाई, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of plant। प्लांट का स्टडी करना जिस ब्रांच में होता है उसको बॉटनी कहा जाता है। अब बॉटनी का जो अध्ययन किया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी का इतना अध्ययन किया, वनस्पति विज्ञान का, इसलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा गया। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। जूलॉजी का परिभाषा भी खुद से लिख सकते हैं हम लोग, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of animals। और फादर भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, जैसे एरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर थे, उनको जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है। अब इसका क्या मायने हुआ, बायोलॉजी का भी फादर बोलते हैं, जूलॉजी का भी फादर क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में बायोलॉजी तो इन्होंने पूरी तरह से मेंटेन, मतलब दोनों के बारे में अध्ययन किया, लेकिन जूलॉजी के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, इनसे ज़्यादा किसी ने अध्ययन नहीं किया, इसीलिए इनके नाम के आधार पर फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी जो है वह एरिस्टोटल ही थे, है ना, एरिस्टोटल थे। अब थोड़ा सा हम लोग इस पर चलते हैं कि लिविंग्स का मतलब क्या होता है ना। परिभाषा दिया है तो इसका मतलब पूरे बायोलॉजी के लिए मान्य होना चाहिए। तो अटक कहाँ गया हमारा, लिविंग्स पर। लिविंग्स मतलब जीव, या आप लोग को बता रहे हैं कि आपके छोटे बुक्स में इसको सजीव भी कहा जाता है, सजीव। तो सजीव मतलब हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा जानते हैं, है ना, जानते हैं ना जी, क्या क्या जानते हैं, सजीव जिसके पास जीवन हो, है ना, यही है ना, सांस लेता है। इसको हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना।
हालांकि इसका एक पहला चैप्टर ही है जो लिविंग्स के बारे में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना हमारा बनता है। देखो, लिविंग्स के बारे में बहुत चीजें आप लोग कह सकते हो, लेकिन लिविंग्स हमें ऐसा परिभाषा या ऐसी बात बतानी चाहिए जिसमें कोई अपवाद ना हो। जैसे आपने बोला जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो सब कोई सांस नहीं लेता है। जैसे हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारे पेट से पता चल रहा है कि हम लोग इनहेलेशन है ना, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्लांट को तो देखने से पता नहीं चलता। प्लांट क्या, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें पता नहीं चलता है वो सांसें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग वैसा चीज क्यों नहीं बोलेंगे कि जिसका कोई अपवाद जो सब में हो, वो बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जो चलता फिरता हो, हम लोग देखते हैं, हम लोग खुद चलते हैं तो हम लोग जीव हैं, गलत नहीं है। लेकिन प्लांट नहीं चल पाते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो चल नहीं पाते हैं, तो फिर उसको अगर हम रखेंगे तो हमारे ऊपर केस हो जाए। केस मतलब हमारे ऊपर कोई ब्लेम कर सकता है, ये तो नहीं होता, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। क्या करते हैं? हाँ, वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि आपने बोला तो वृद्धि हर एक ऑर्गेनिज्म करता है, दुनिया का हर एक जीव करता है, तो उसको लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? लिविंग्स आर दोज in which growth, reproduction, metabolism, consciousness, etc etc मतलब इत्यादि, etc मतलब इत्यादि टेक्स प्लेस। तो ये जो चारों चीजें हमने लिखी हैं, ये एक्यूरेट होते हैं, ये सभी में लगभग होते हैं, लगभग सभी जीवों में ये पाए जाते हैं। कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन 99.99% जीवों में हो सकता है ना। ग्रोथ मतलब आप लोगों ने क्या बोला? वृद्धि। तो वृद्धि किसको बोलेंगे? वृद्धि किसको बोल सकते हैं? वृद्धि मतलब क्या होता है? ग्रोथ तो उसका इंग्लिश हो गया, हम ग्रोथ बोलेंगे तो आप बोलोगे हिंदी में वृद्धि। काऊ मतलब क्या होता है? गाय। फिर गाय मतलब फिर काऊ। इसका डिफिनेशन क्या होगा? डिवीजन ऑफ सेल्स, ये भी सही है। और कुछ? सेल का डिवीजन एक्यूरेट डिफिनेशन है। उसके अलावा साइज का बढ़ना, बॉडी साइज का बढ़ना, बॉडी वेट बढ़ना, भार भी बढ़ता है बॉडी का। हाँ, तो चींटी जब जन्म लेता है तो उसका बढ़ता है ना। जब जन्म लिया उसके बाद जब वो एडल्ट हो जाता है ना, उसके बाद तो फिर कांस्टेंट हो जाता है। जैसे हमारा ग्रोथ का, एनिमल का ग्रोथ अगर बात करें तो हम लोग का जो ग्रोथ या वृद्धि होता है वह एक लिमिट एज तक होता है। उस एज के बाद ग्रोथ होना क्या होता है? बंद हो जाता है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर सब छोटा होता है, लेकिन उसमें ग्रोथ होता है, बढ़ता है, लेकिन एक एज तक। कंटिन्यू बढ़ेगा तो पता चलेगा हम लोग घर में भी नहीं घुस पाएंगे। लगातार बढ़ेगा तो गड़बड़ चीज है ना। हाँ, लगातार किसका बढ़ता है? प्लांट का बढ़ते रहेगा, जब तक वो मरेगा नहीं फैलते रहेगा पेड़ पौधा। लेकिन सभी प्लांट का भी नहीं होता। और जीवन भर ग्रोथ
सभी प्लांट का भी नहीं होता है, खाली बहुवर्षीय प्लांट का होता है। बहुवर्षीय मतलब पेरिनियल प्लांट, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, जिसका 1 साल का जीवन चक्र हो, जिसका 2 साल का जीवन चक्र हो, उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं होता है, लिमिट हो जाता है। लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, कई सालों तक जीते हैं, उनमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। धान का पौधा आप लोग देखे होंगे, गेहूं का देखे होंगे, चना का देखे होंगे, क्या वो जीवन भर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। धान का पौधा बड़ा हुआ, उसके बाद उसी में पक उग के क्या होगा, मर जाता है। ठीक है, तो सही कहा आपने, ग्रोथ मतलब क्या होगा, डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ाना है हम लोग को। तो यहाँ पर चूंकि उसका बात आ रहा है तो इसको बताना है, इसको अभी खाली माइंड में रखें आप। ग्रोथ मतलब क्या होगा, पहला इन्होंने बताया सेल डिवीजन। जब तक आपके शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होगा, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन, तब तक ग्रोथ नहीं होगा। अब सेल डिवाइड होगा तो वृद्धि होगा ना जी, बड़ा होगा ना, तो साइज बढ़ेगा और उसका वेट भी बढ़ेगा, तो ये ग्रोथ हो गया, वृद्धि हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है भाई, जनन होता है। रिप्रोडक्शन भी जीवों का एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो कि लगभग सभी जीवों में पाई जाती है। हाँ, तभी नहीं होगा जब उस जीव में कोई प्रॉब्लम होगा, वरना सभी जीवों में होता है। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद होता है, जैसे हम लोग में, आप लोग देखे होंगे, बांझ का नाम सुने होंगे, बांझ का नाम सुने होंगे। तो बांझ मतलब होता है वैसे कपल्स जो ऑफस्प्रिंग या बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं, तो वो सभी बांझ होते हैं। वो सब तो अपवाद हो गया, तो इसका मतलब वो जीव नहीं होंगे, ऐसा गलत बात है, वो जीव ही है। उसके अलावा आप लोग इसका नाम सुने होंगे, म्यूल्स का। म्यूल्स मतलब खच्चड़ होता है, और म्यूल्स जो होता है या दो अलग अलग स्पेसीज, जातियों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है डंकी, जिसको गधा बोलते हैं, और एक होता है हॉर्स। तो यहां पर देख रहे हो, ये दोनों अलग अलग जातियां हैं। अब आप आम और पीपल को क्रॉस करोगे, वो तो इलीगल है ना जी, नेचुरल तो नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है जाति, हमने इसको जबरदस्ती बनाया है। तो जबरदस्ती अगर जीवों को बनाओगे तो वो प्रजनन नहीं कर सकता है, ये नियम है। वो प्रजनन बिल्कुल नहीं कर सकता है। जब दो अलग अलग जातियों को क्रॉस कराते हैं, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो जनन नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। जैसे आप लोग इसको जानते हो, खच्चड़ को जानते हो, बहुत सारे प्लांट में भी बनाया गया, जैसे पोमैटो। पोमैटो जो है वह पोटैटो, आलू, और टोमेटो, इन दोनों को मिलकर बनाया गया पोमैटो। मार्केट में नहीं है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो पोमैटो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसे एक और बनाया गया है लाइगर, नाम से ही पता चल रहा होगा, टाइगर और लायन को क्रॉस कराया गया और ये लाइगर बना। क्या लाइगर रिप्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अननेचुरल, इलीगल आपने इसको फ्यूज करके इसको बनाया है, तो प्रजनन नहीं कर सकता है। अब इसको अपवाद कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन चलो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है तो एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी। उसको बात नहीं मानेंगे तो हम लोग नीट में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे डाटा दिए हुए हैं जो कि मेडिकल बुक से बिल्कुल अलग है। बहुत सारा डाटा जो हम लोग डाटा, जैसे हम लोग जब नीट एआईपीएमटी का प्रिपरेशन करके कॉलेज में गए थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी याद होता है पूरा, तो वहाँ पर एनसीईआरटी में ही लिखा था फर्स्ट ईयर में, एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, तो पूरा ऐसे करके काट दिया गया था। वहाँ ये सब डाटा वैलिड नहीं है। ये डाटा बस 11-12 के बच्चों के लिए, मतलब एक याद करने के लिए। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी हमारा होली बुक है, पवित्र बुक है, इसलिए इसको
हम लोग फॉलो करें। हम भी पढ़ाएंगे ना, एनसीईआरटी से बाहर लिखेंगे तो आप लोग गलत कर दोगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर एग्जाम में डालोगे तो वो गलत हो जाएगा। एनसीईआरटी ही सत्य है आप लोग के लिए, कॉलेज के लिए, ठीक है। आप लोगों ने एनसीईआरटी खरीद लिया है ना, नहीं खरीदे हो तो एनसीईआरटी आप लोग 11th का खरीद लो। आपको दो ही चीजें पढ़नी है, एनसीईआरटी प्लस हम जो क्लास नोट्स पढ़ाएंगे उसी को थ्योरी के रूप में पढ़ना है। क्वेश्चन के फॉर्म में हमने बता दिए हैं। आपको असाइनमेंट मिल जाएगा अगले क्लास में, असाइनमेंट का क्वेश्चन करना है। उसके बाद डीपीपी देंगे हम, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, इसको करना है। उसके अलावा आप लोग को टेस्ट देना है हर संडे को। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मन है तो शुरू शुरू में जोश होता है बना सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना ही करना है बस, आपका काम हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। बाहर का क्वेश्चन छूने का जरूरत नहीं, वो अपने समझ जाओगे, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद ही देख लोगे आप लोग, जरूरत ही नहीं पड़ने वाला है। तो कुछ समझ में आया? रिप्रोडक्शन सभी जीव करते हैं। अब में कमी हो गई, मान लो कोई फीमेल है, उसके शरीर में ओवा ही नहीं बन रहा है जिससे नए बच्चे का निर्माण होगा, ओवा ही नहीं बन रहा है। कोई मेल है जिसमें स्पर्म काउंट बहुत कम है या है ही नहीं, तो उसकी कमी हो गई ना, तो वो तो अपवाद हो गया इसके लिए। मतलब वो जीव है लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो अपवाद किस लिए है? वो अपवाद इसलिए है क्योंकि उसमें कोई कमी है, इसलिए वो भी लिविंग्स है। खैर ये सब चर्चा जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग करने ही वाले हैं। मेटाबॉलिज्म ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया शब्द है। वो पहला और दूसरा तो हम लोग समझ ही रहे हैं, पहला और दूसरा हम लोग समझ ही रहे हैं, रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म देखो, जीवों के शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रिया, आपके शरीर में अभी हजारों तरह की रासायनिक क्रिया हो रही है। आप जैसे बैठे हो तो आप सुन पा रहे हो मेरी बात को, तो एक्चुअली में वो मेरा जो साउंड जा रहा है आपके ईयर में, वो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट के बाद रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर वो रिएक्शन ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन उसको, है ना, ब्रेन उसको सिग्नल दे रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं। उसके बाद अभी खाना खाकर आए हो, आपके बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, पचने के बाद श्वसन कर रहे हो, वह भी एक रासायनिक क्रिया होती है ना। एक्सक्रीशन हो रहा है, धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है, अच्छा पदार्थ खराब पदार्थ वो हो रहा है। अभी आप देख रहे हो इधर, तो लाइट आपके रेटिना में जा रहा है, रेटिना में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फिर आप देख पा रहे हो। तो आपके शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो यह दुनिया के हर एक जीव में पाया जाता है, समझ रहे हो? वही नॉन लिविंग में ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये चलो अपवाद है। तो मेटाबॉलिज्म, इसका हिंदी अगर जानो, है ना, हिंदी कोई जानते हैं इसका? उपापचय। देखो हिंदी आप लोग के लिए लिखते हैं, हो सकता है स्पेलिंग वगैरह हिंदी का गलत भी हो सकता है, आपको बस समझाने के लिए, क्योंकि हिंदी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज में जाओगे हिंदी का शब्द भी नहीं आता है, फिर भी हमने संजो करके रखा, याद करके आप लोग के दे रखा हुआ है, वहां तो कोई मतलब ही नहीं है हिंदी का ना। तो चलो जो भी होता है उसको समझ जाओगे, इसमें आप लोग कुछ नहीं करोगे, वृद्धि सर इसमें ऐसे होता है, आप ऐसे ले, ये सब में नहीं कुछ करोगे, आप लोग को समझने के लिए खाली बता रहे हैं। कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस मतलब होता है चेतना। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना होगा कभी कभार, चेतना। कॉन्शसनेस मतलब होता है रिस्पॉन्स टू
इन्वायरमेंट। रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स देना, समझ रहे हो? जैसे हम पढ़ा रहे हैं और आप भी रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप समझ रहे हो, लेकिन पढ़ा रहे हैं आप उधर देख रहे हो इधर देख रहे हो, समझना ही नहीं। कितना समझाएंगे नहीं समझेंगे, मतलब आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, है ना। रिस्पॉन्स मतलब होता है एक तरह से इफेक्ट होना। क्या होना? अगर आप इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो रहे हो, रिस्पॉन्स मतलब एक तरह से आपके लिए हमने सीधा कर दिया इफेक्ट होना। उसी चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्शसनेस। ठीक है। अभी आप बैठे हो तो आपके पास कई इन्वायरमेंटल चेंज हो रही है। जैसे बैठे हो, आपको हीट गर्मी लग रहा है ना, तो गर्मी लग रहा है तो आपका कॉन्शस हो रहा है, इफेक्ट हो रहे हैं उसको। उसके बाद लाइट से इफेक्ट हो रहे हो। लाइट अगर बंद कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आप इफेक्टेड हो जाओगे, रिस्पॉन्स ले रहे हो। सोए हुए हो, कोई जाकर के आपको चूहा दिया कुछ, क्या होगा? उठ जाओगे। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है। अभी आपको 12 बजे दिन में बोला जाए रोड पे खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए, क्या होगा? पूरा स्वेटिंग होने लगेगा बॉडी में, हो सकता है बेहोश वगैरह भी हो जाओ, फीमेल वगैरह बेहोश हो जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स हो रहा है। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब होता है आपको छोड़ करके आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। हमको, जैसे हम हैं, हमको छोड़कर सभी चीज, आप भी मेरे लिए क्या हो, और ये सब भी क्या है? इन्वायरमेंट। जैसे हम बोल रहे हैं आपको तो आप याद कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? हम इन्वायरमेंट हुए ना, तो रिस्पॉन्स करो, इसको कंसेशन। अब ये बेंच है, क्या इसमें कंसेशनेस होगा? इसको धूप में जाके रख दो, पड़े रहेगा। अग्नि के पास रख दो, जल जाएगा, लेकिन वहां से नहीं हटेगा, हम लोग भाग जाएंगे वहां से, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं कंसेशनेस रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। तो कहने का मतलब है ईटीसी। और भी हो सकते हैं, आप लोग जो बोले हो, सांस ले सकते हैं, फलना कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, वो सब भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन ये परिभाषा क्या हुआ? आपको बता रहा है कि ये सब चीजें जो है हमारे लिए, लिविंग्स के लिए। अब समझ गए? तो देखो परिभाषा में सब कुछ आ गया है ना, इसको बोलते हैं लिविंग्स। अब थोड़ा सा हम लोग एक और चीज देखना चाह रहे हैं। तो अब जीव कितने हैं दुनिया में? उस दिन आपको बताया था 1.7 मिलियन स्पेसीज। कितना हो जाएगा? लगभग 17 लाख हो जाए। मिलियन तो आप लोग यूट्यूबर फलना चिलना है वो, है ना। मिलियन मतलब जान ही रहे हो, 10 लाख, है ना, मतलब 17 लाख हिंदी में लिख देते हैं। स्पेसीज मतलब क्या होता है? जाति। जाति, जाति मतलब क्या होता है? जाति मतलब होता है वैसे ग्रुप, जीवों के वैसे ग्रुप जो सिमिलर हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं? जाति। जैसे आदमी, एक आदमी जाति हुआ, ह्यूमन। हम लोग 8 मिलियन है, सॉरी बिलियन है ना, हम लोग 8 अरब हैं दुनिया में भी। तो हम लोग का एक स्पेसीज हुआ, कितना हुआ? तो उसी तरह एक उस तरह मान करके 17 लाख स्पेसीज है। तो जीव कितने हो जाओगे? कल्पना कर रहे हो ना, तो बहुत सारे जीव हो गए ना। तो इतने जीव हैं दुनिया में, तो इसको पढ़ा कैसे जाए? तो इसको वर्गीकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वर्गीकरण। जैसे हमारा देश है, अब पूरा इंडिया देश है, तो पूरे इंडिया को कैसे जानेंगे? तो हमने वर्गीकरण कर दिया, इसको स्टेट में बांट दिया। 36-37 राज्य हैं, है ना, सब मिला करके।
वही है ना जी, केंद्र प्रशासित वगैरह में उतने राज्य हैं। अब बिहार राज्य का, अब बिहार राज्य में भी क्या हो गया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अनुमंडल हो गए, फिर पंचायत हो गए, ब्लॉक हो गए, फिर गांव हो गए। तो इस तरह से वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का फायदा भी है, जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता तो हम लोग को फायदा होता, समझ रहे हो। लेकिन किसी और को है वो चीज किसी और को है। अब कहीं पे क्राइम हुआ, अब क्राइम कहीं और हो गया, पटना में क्राइम हो गया तो पटना का पुलिस एक्टिव होगा, मुंगेर का नहीं होगा। तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि देखो ये बेचारा नन्हा मुन्ना, ये बेचारा ये भी गर्म हो गया। हम लोग भी गर्म हो गए, लेकिन इस गर्मी को बर्दाश्त करते हुए हम लोग को पढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम अड़ चलो, कुछ है ना ऐसा। तो ऐसे ही गर्मी में पढ़ना है ना। एसी वगैरह का ख्वाब नहीं देखना है। एसी लगने के बाद क्या होता है, शरीर सुकुमार हो जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है। कोटा वगैरह भी जाओगे, हाँ नींद आएगा, बिल्कुल आता है नींद। अभी आपको कॉन्शसनेस है, इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, नींद बिल्कुल नहीं आएगा। आदत एकदम बनाना है, एकदम आदत बनाना है। पढ़ाई भी करो तो एसी वगैरह में बिल्कुल नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा। एक स्टूडेंट को हमने बहुत मोटिवेट हो गया हमसे, वो क्या किया, वो गर्मी में पंखा बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं अति हो जाना, समझ रहे हो। तो इतना भी अति नहीं हो जाना है। वर्गीकरण का परिभाषा कैसे डालेंगे हम लोग। वर्गीकरण तो इसे समझ ही रहे हम लोग, किसी भी चीज को किसी वर्ग में बांट देना, ग्रुप में बांट देना। तो वर्गीकरण मतलब क्या होता है, जीवों को उसके गुणों के आधार पर किसी कन्वीनियंट ग्रुप में अगर बांटा जाए तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। तो इसका डेफिनेशन लिखा जाए। किसी भी जीव को उसके सिमिलरिटी, सिमिलरिटी मतलब क्या होता है, सिमिलरिटी मतलब समानता। सेम मतलब होता है एक जैसा, है ना। सिमिलरिटी मतलब क्या होता है, समानता। और डिसिमिलरिटी मतलब असमानता। एक चीज से हम लोग आप लोग नहीं भटकाओगे।
आप लोग उसका हिंदी बता देते हो, हम हिंदी नहीं लिखते। हिंदी लिखना जरूरी है, 15-20 दिन हिंदी लिखेंगे तब सही रहेगा, सब याद हो जाएगा। कॉन्वेनिएंट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उचित। ग्रुप मतलब जानते ही होंगे, वर्ग, है ना। तो प्रोसेस जिनमें हम लोग जीवों को, ऑर्गेनिज्म केप्ट इनटू रखा जाता है, कन्वीनियंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर रख रहे हो? एक ग्रुप, समानता और असमानता, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन चूंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग मेन चीज इसमें देखते हैं। तो जीवों को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। जितना भी जो 17 लाख जीव आपको दिखाए ना, 17 लाख जातियां, इनको हम लोग 5 वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू RH वेटकर, लिविंग्स आर क्लासिफाई into 5 groups, sorry 5 किंगडम। किंगडम के बारे में अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है उसे को क्या बोलते हैं? किंगडम। क्या बोलते हैं? किंगडम। याद रखो, अभी किंगडम बाद में आएगा। 5 किंगडम है, बस याद रखिए। इस तरह से इसको देखते हैं। पहला जो आता है उसे कहा जाता है मोनेरा। किंगडम है तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे जीव आएंगे। प्रोटिस्टा, ये हम लोग 9th-10th में भी थोड़ा सा पढ़ के आते हैं। प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 भाग हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, है ना। इसमें अगर थोड़ा देखा जाए, मोनेरा में किसको रखते हैं हम लोग? बैक्टीरिया को रखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया आप लोग सुने हैं। बैक्टीरिया का अपना भाई होता है साइनोबैक्टीरिया, है ना, माइकोप्लाज्मा, तो इटीसी, ये तीनों मुख्य होते हैं। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है उसको, देखिए हम लोग दुनिया में भी वही किए हैं। 7 महादेश है, तो महादेश क्या हुआ? सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है दुनिया का। अब प्रत्येक महादेश में कई देश है, जैसे एशिया महादेश में कई देश है, तो उसी तरह मोनेरा है, तो इसमें भी कई तरह के आपको जीव दिखने को मिलेंगे। प्रोटिस्टा, इसमें आपको अमीबा तो देखने को मिलेगा, है ना। सभी एक कोशिकीय जीव। प्रोटिस्टा वैसे जीवों का ग्रुप होता है जो सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय होना क्या हुआ? उसका समानता हुआ ना, तो सबको इसमें डाल दिया। अमीबा, यूग्लिना, ये नया नाम है आपके लिए, आ जाएगा। और हाँ, आपका फेवरेट पैरामीशियम, पैरामीशियम। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद नहीं है, अभी लिखने का जरूरत है। डायटम्स हो गया, है ना, प्लाज्मोडियम हो गया, तो वो सभी चीजें प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा फंजाई आप लोग जानते हो। फंजाई को बहुत तरह का नाम होता है ना। कवक भी बोलते हैं इसको। हिंदी क्या है इसका? कवक। बहुत तरह का नाम होता है इसका, है ना। तो फंजाई हो गया। फंजाई में अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है,
लेकिन आपका जो फेवरेट होता है जैसे ईस्ट, ईस्ट नाम सुने आप लोग? इसी से दारू बनता है, पाव रोटी बनता है ना? तो ईस्ट होता है। इसके अलावा बहुत सारे फंगस होते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट फंगस है, तो हमने इसका नाम लिया। उसके बाद ईस्ट के अलावा इसको नहीं लिखेंगे तो आपका फेवरेट है, इसका नाम है मशरूम। मशरूम हम लोग खाते भी हैं, तो मशरूम नहीं लिखेंगे तो जाती हो जाएगा। तो मशरूम एक प्रकार का फंगस होता है। प्लांटी जो हो गया, प्लांट, तो अब इसको तो बताने का कोई जरूरत ही नहीं होता है, बेकार हो जाएगा। प्लांट तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, है ना? प्लांटी होते हैं। प्लांटी को भी 5 भागों में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये सब बाद में पढ़ने वाली बात है ना? जितना भी आप लोग प्लांट देखते हो सब इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है, प्लांट दिख गया बस प्लांटी में। एनिमिलिया भी वही हो गया। जितने भी एनिमल आपको दिख रहे हैं ये तो बहुत बड़ा वर्ग होता है ना? बहुत बड़ा वर्ग होता है एनिमिलिया। समझ रहे हो? तो ये 5 भाग हैं, ठीक है। अब आप लोग ये बता सकते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, अगर इसको छोड़ दें, इन चारों में सबसे ज्यादा कौन होगा? क्या लगता है आपको? सोच के बताना है। जैसे ए भाई, एक चीज और ध्यान रखना, प्लांट के अंदर हम लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन जो शैवाल होता है वो क्या होता है? प्लांट ही होता है, ठीक है। शैवाल प्लांट है, ठीक है। आप बता सकते हो इन चारों में, ऐसे अगर नहीं भी कुछ मालूम है, चारों में सबसे ज्यादा कौन हो सकते हैं? अच्छा, इन दोनों का तो आपको पता नहीं है, दिखता भी नहीं। इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? प्लांट ज्यादा होंगे कि एनिमल? जाहिर सी बात है प्लांट होगा। एनिमल? हंस रहे तो एनिमल, ऐसे प्लांट ही निकल रहा था। अच्छा, एनिमल सोच के देखो ना, एनिमल बहुत कम, प्लांट, घास, घास फूस, है ना? हर जगह प्लांट, एनिमल हर जगह नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन पांचों, इसको हटा दिया जाता है क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह कोई माई बाप नहीं है। एक मुट्ठी अगर आप सॉइल, मिट्टी हाथ में लोगे ना, उसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। हमको लगता है कि इस रूम में इतने बैक्टीरिया होंगे ना कि उतना हम लोग पृथ्वी पर आदमी भी नहीं है। तो आप गेस कर सकते हो। तो इसको इसीलिए इन सब लफड़े में नहीं पड़ा जाता। बैक्टीरिया को कोई गन ही नहीं सकता, ना वायरस को ना बैक्टीरिया को, उसका कोई माँ बाप नहीं है, इसीलिए इसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन इन चारों में अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए, एनिमल अकेले 70% है दुनिया में। चारों में अकेले एनिमल 70% है, आप समझ लीजिए। और प्लांट ओनली 22% ही है, और बाकी जो 8% बचा वो ये और ये है। ताज्जुब वाली बात है ना, एनिमल सबसे ज्यादा है। अब ये कैसे हो गया? प्लांट तो हर जगह ज्यादा है। ट्रेन यहां पटना से पकड़ो, घर तक जाते जाते आपको इतना प्लांट मिलेगा, इतना नंबर मिलेगा कि एनिमल तो उतना है नहीं। फिर ऐसा क्यों? ओशन, समुद्र। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी पृथ्वी है, 70% क्या है? जल है, पढ़े हम लोग छुटपन में। और 30% पृथ्वी है, मतलब धरती है, जो भी बोलो, मिट्टी है। तो 70% जल में आपको प्लांट नहीं मिलेगा। समुद्र में प्लांट होता है क्या? नहीं है। कहाँ है प्लांट? समुद्र अंदर में रहता है, थोड़ा बहुत रहता है समुद्र के अंदर में।
कहां पर देखें? घास होता है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप लोग गहराई की बात कर रहे हो ना, समुद्र का जो लाइट है वह समुद्र में 10% एरिया तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, उसके नीचे लाइट का जाना संभव ही नहीं, अंधेरा हो जाता है। इसलिए देखते हो, देखे हो गोताखोर को यहां पर टॉर्च रहता है, उसका लाइट नहीं है। और क्या बिना लाइट के प्लांट होना संभव है? क्या संभव ही नहीं है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, वो डेड कर जाएगा। समुद्र के गहराई में नहीं मिलेगा, है ना, समुद्र के गहराई में नहीं मिलेगा। एक अपवाद भले, रेड एल्गी। कौन है? रेड एल्गी बिना लाइट के भी फूड बना सकता है, समझ रहे? तो वो भी समुद्र के नीचे तक नहीं रहता, एक बीच लेयर तक रहता है। तो समुद्र में वो जो देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं? वो प्लांट नहीं होता, वो शायद फंगस होता है। फंगस भी प्लांट के जैसा ही होता है, लेकिन ये हरा नहीं होता है। और प्लांट क्या होते हैं? हरे। हरा मतलब प्लांट। प्लांट दिख रहा है, हरा नहीं है, तो वो प्लांट नहीं है, वो क्या है? फंगस है। जैसे मशरूम प्लांट जैसा छोटा होता है, कलर हरा नहीं होता, वो फंगस है। वहां पर, यहाँ पे फंगस हो सकता है, क्योंकि इसको लाइट से कोई मतलब नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करता, समझ रहे हैं? तो ये सब धीरे धीरे आप लोग बहुत चीजें समझोगे, जो आपको धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि एनिमल्स जो होते हैं वो 70%। तो वही बता रहे थे कि समुद्र में एनिमल ही होते हैं, प्लांट नहीं होते, थोड़े मोरे फंगस होते हैं। और समुद्र में वैसे एनिमल भी हैं जो अभी तक खोज नहीं हुए हैं। मैक्सिमम एनिमल का अभी तक खोज नहीं हुआ है समुद्र में, कोई जा ही नहीं पाता अंदर में, समुद्र की गहराई में कोई जा ही नहीं पाता। इतना टेक्नोलॉजी हो गया लेकिन अभी तक नहीं। तो उसमें करोड़ों अरबों ऐसे जीव हैं जो हमें पता नहीं है कि होते हैं। कभी कभी नया नया देखते हैं अखबार वगैरह में, टीवी वगैरह में आता है कि फलना जीव को खोजा गया जो कभी नहीं देखा गया। उसी तरह आपको एक जंगल है जिसका नाम है अमेज़न। अमेज़न जो है पूरे पृथ्वी पर यह 20 है ना, 20% यह खुद ऑक्सीजन देता है। अमेज़न इतना बड़ा जंगल है कि अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जिसको खोजा नहीं गया है। वो है लेकिन हम लोग नहीं जानते। ये भी समुद्र से कम नहीं है। अमेज़न इतना बड़ा है कि अगर आपको गाड़ी दे दिया जाए 5-6 महीना लगेगा उसको घूमने में, फिर भी नहीं घूम पाओगे। एरोप्लेन से तो ऊपर ही ऊपर देखेंगे ना, ऊपर से क्या दिखेगा आपको? पौधा दिखेगा, पानी दिखेगा, पौधा दिखेगा। अंदर जाना पड़ेगा और अंदर नहीं जा पाओगे। आप चाहोगे कि एगो डंडा ले लेते हैं, एगो पिस्टल ले लेते हैं और चलते हैं हम लोग अमेज़न में, वहां जा भी नहीं पाओगे। वहां रहना बहुत मुश्किल है। वहां इतना खतरनाक मच्छर की प्रजातियां पाई जाती हैं, डेंगू जैसा मच्छर जीने नहीं देगा आपको। मच्छरदानी लगा लिए मान लेते हैं। उसके बाद वहां पर ऐसे ऐसे कीड़े हैं, अगर वो एक बार काट लिया ना, सांप जैसा जहर होता है उसमें। चल रहे हो झाड़ी में आके गिर गया, खटुक कर दिया। अमेरिका वगैरह उधर है, पुर्तगाल तरफ है। अच्छा, आज तो तुम लोग समझ रहे हैं, सर्च करोगे है ना यूट्यूब पे, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना। कपड़ा मंगाते हो लेकिन कभी सर्च नहीं किया अमेज़न मतलब क्या होता है ना। कपड़ा लत्ता फलना चिलना बहुत सारा होता है। तो खैर ये सब पढ़ेंगे हम लोग बाद में।
ज्यो ज्यो क्लास बढ़ते जाएगा क्या होते जाएगा? हार्ड कुछ नहीं होता, ये बात तो आपको पहले कर दे रहे हैं। ये जो क्लास बढ़ते जाएगा मटेरियल बढ़ते जाएगा, और आपको खाली थ्योरी नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन भी लगाना है। क्वेश्चन आज दिए, कल आपको करके आना है, उतना करना है। लेकिन एक चीज हम गारंटी देते हैं, क्वेश्चन बना के डेली अगर आ गए, मान लो एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आपने बना दिया, पूरा चैप्टर आप लोग के लिए हलवा हो जाएगा। हलवा मतलब याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने से ही याद हो जाता है। नहीं तो दूसरे के जैसा क्वेश्चन नहीं बना के आए, मन ही नहीं लगेगा, भारी लग जाएगा। हिमालय पहाड़ जैसा देखने का मन, छूने का मन नहीं करेगा, इतना डर रहता है। सोचोगे कि रूटीन बनाए 7 बजे उठ के पढ़ेंगे, लेकिन उसको किताब को छूने से डरता है स्टूडेंट, डर लगता है भयंकर। वो हम लोगों ने फीलिंग किया हुआ है, आप लोग के साथ होता है। समझ गए इसको? तो 5 कैंडम, इसको कम से कम थोड़ा अभी याद करें। मानते हैं ये सब डिटेल में पढ़ना है हमें, लेकिन याद कर लोगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अभी ये सब यूज हो जाएगा, ठीक है, ये सब यूज हो जाएगा, है ना। एक और चीज बताना चाह रहे हैं जो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ना जानते हैं, लेकिन यहां पर हाँ, लिखा होना जरूरी है। हम पहले लिख दे रहे हैं, आप लोग टेंशन में मत आना, है ना। देखो इसको भी रट ही लेना है। इसमें जो मोनेरा होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। और ये जो चारों होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपको बता रहे हैं ना, 11 और 12 आज से लेकर अंतिम क्लास तक ये आपको काम देगा। इसको हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको रिकमेंडेड करते हैं इसको याद कर लेने। मोनेरा क्या होता है और ये क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं। प्रोकैरियोट मतलब होता है जिनके कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस आप लोग नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है। तो न्यूक्लियस या केंद्रक कोशिका में, जिनका कोशिका प्रिमिटिव टाइप का होता है, या फिर जिनका कोशिका पुराना टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट, है ना। यूकैरियोट मतलब जिनकी कोशिका में न्यूक्लियस होता है, जिनका कोशिका एडवांस होता है ना, उन्हीं को यूकैरियोट कहते हैं। ये अगर याद कर लिए तो आपका पूरा बायोलॉजी में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन स्टूडेंट इसको मिस कर देता है हमेशा, है ना। हम पढ़ाते हैं लेकिन मिस रहता है स्टूडेंट का। मोनेरा, प्रोकैरियोट और ये चारों क्या होगा? यूकैरियोट होता है ना। थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, है ना। क्लासिफिकेशन देख लिया, थोड़ा सा हमने इसके बारे में भी देख लिया। अब कुछ हमने लिविंग्स का कैरेक्टर पढ़ा, गुण पढ़ा, लिविंग्स को कहते हैं। लिविंग्स को बांट दिया। अब लिविंग्स का स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लेते हैं तो सभी लोग जीव, तो जितना भी दुनिया में जीव है सबका बॉडी किस चीज से बना हुआ है? सेल से। ये सबको मालूम है, सेल से बना हुआ है। तो क्यों ना हम लोग सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। तो कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं।
सेल क्या होता है भाई? ये तो पूरा चैप्टर ही है। सेल कोई भी जीव है, जीवों का शरीर का यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट ऑफ लिविंग्स। हाँ, परिभाषा, सेल क्या होता है? लिविंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, या एक आपने कहा फंडामेंटल यूनिट, मौलिक यूनिट होता है। आप चाहे बैक्टीरिया ले लो, जैसे यहां, चाहे मोनेरा के जीवों को ले लो, चाहे प्रोटिस्टा के जीवों को ले लो, फंगस ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, ये सभी जीवों का फंडामेंटल शारीरिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल। वही सेल मिल मिल करके इतना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो समझ रहे हो हम लोग सेल क्यों अभी थोड़ा सा पढ़ना चाह रहे हैं? उसका कारण ये है ना। सबसे पहले आपने जो बताया उस बात को लिखना है। सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग्स। जीवों का फंडामेंटल यूनिट होता है सेल। अब थोड़ा सा और एक परिभाषा देखते हैं, है ना। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स या ऑल ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। स्ट्रक्चरल मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे दीवार है, इसका स्ट्रक्चर कौन बनाया है? ईटा, ब्रिक्स, ब्रिक्स बोलते हैं उसको। फंक्शनल यूनिट भी मतलब क्रिया भी करता है, स्ट्रक्चर भी बना रहा है। इसका क्या मतलब है? जैसे लीवर है, लीवर है, लीवर के अंदर भी सेल होगा, जाहिर सी बात है, हर एक पार्ट है। अब वो सेल काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तब ये लीवर भी काम कर रहा है। आपके बॉडी का सेल काम कर रहा है, इसलिए आप भी काम कर रहे हो। आपके बॉडी का सारा सेल डेड कर जाए, हम भी डेड कर जाएंगे। तो समझ गए ना, स्ट्रक्चर बनाने के साथ कार्य भी कर रहा है। ईटा है, ये खाली स्ट्रक्चर बना रहा है, कार्य नहीं कर रहा। कार्य करता हो सकता है, बिल्डिंग चलता भी है ना, लेकिन खाली स्ट्रक्चर बना रहा है। तो सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स। कोई ऐसा भी जीव है जो कि जीव नहीं है? कोई सा है? वायरस, वायरस, लाइकेन, वायरॉइड्स, कुछ है जीव जो कि जीव होके भी जीव नहीं है। वो बात की बातें हैं, लेकिन माइंड में डाल दी आपको। सेल पढ़ेंगे तो उसमें वायरस वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे। अब सेल के बारे में थोड़ा सा आ गए तो थोड़ा सा इसके अंदर भी चलते हैं। जैसे सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा। में फुल फॉर्म नहीं लिख रहे, खाली बस माइंड में याद रखो, भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। और ये है आपका बड़ा सा न्यूक्लियस, केंद्र। चलो इतना हम लोग 9th-10th में हम लोग इतना पढ़े हुए। तो सेल के अंदर, सेल लिविंग पार्ट होता है, पता है आपको? लिविंग है, सेल क्या होता है? लिविंग होता है।
तो सेल का वैसा पार्ट, जो जो पार्ट लिविंग होता है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? तो इसीलिए कहीं कहीं पर आपको सेल ना लिख करके प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है। सेल के अंदर जो भी जीवित चीजें हैं, जैसे पानी है वो तो जीवित नहीं होगा ना, तो जो भी जीवित चीजें हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। तो प्रोटोप्लाज्मा का परिभाषा, इसको जीव द्रव्य भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। जैसे वायरस बताया आपने, तो वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए वो जीव नहीं है। समझ रहे हो? तो प्रोटोप्लाज्मा के बारे में क्या लिखेंगे? प्रोटोप्लाज्म को इट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हमारा लिखा हुआ समझ पा रहे हो ना जी? एक दो दिन में आ जाएगा, कई बार लिखोगे देखते रहोगे, लिखावट थोड़ा सा होता है एक दो दिन समझने में, किसी का भी लिखावट हो। तो जीवन का भौतिक आधार को ही क्या बोलता है? प्रोटोप्लाज्मा। मतलब सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल होता है उसी को प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। बाहर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाइए, कोई बात नहीं, जाना है। अब गर्मी का मौसम है, पानी उनी पी के रखना चाहिए, है ना? आप लोग वाटर नहीं लाते आप लोग जी? ठंडा वाटर है ना वहाँ? बिल्कुल ला सकते हैं। अभी नहीं जाना है, 2 सेकंड बाद जाना है। हो गया 2 सेकंड। तो ये प्रोटोप्लाज्मा, आप लोग जो खाते हैं उसमें क्या क्या होता है? हाँ, आप लोग थोड़ा जानते हो। तो यही चीज, यही सब चीज वाला क्यों खा जाते हैं? है ना? सोचने वाली बात है, यही सब क्यों खाते हैं? आपने आपने कोई बताया कि हम लोग शुगर होता है ना उसमें, मान गए। स्टार्च भी सुना होगा आप लोगों ने, सब कार्बोहाइड्रेट ही है। हम लोग गेहूं का दाना ही खाते हैं, उसका प्लांट क्यों नहीं खा जाते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। समझ रहे हो? चावल का दाना खाते हैं, चावल का पौधा नहीं खाते हैं। आखिर खाने में हमारा यही सब क्यों है? कभी आप लोगों ने नहीं सोचा? हम लोग लोहा क्यों नहीं खाते हैं? लोहा का चूरन भी बना सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं। वुड क्यों नहीं खाते हैं? एब्जॉर्ब नहीं होगा।
पहले हम लोग कच्चा मांस खा जाते थे ना, पाचन होता था ना। अब नहीं, अब खा के दिखाओ, कुछ नहीं होगा, पाचन नहीं होगा। आखिर हम लोग के खाने में यही क्यों है, ये हमने कभी नहीं सोचा। उसका हमारे खाने में यही इसलिए है क्योंकि हमारे प्रोटोप्लाज्मा में एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे कोशिकाओं या प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स होते हैं। चूंकि हमारे जीव द्रव्य में ये सब पाए जाते हैं, इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग को ये खाना पड़ता है। जो हमारे शरीर में है उसी को मेंटेन करने के लिए इसको खाना पड़ता है। इसलिए हम लोग लोहा नहीं चबाते हैं, फल्ला नहीं चबाते। आपको एक बात पता है कि ये जो मिनरल्स लिखे हैं ये क्या है? नहीं, हाँ क्या बोल रही हैं? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो उसका रट दे रहे हैं तो नहीं खा रहे हो, जबकि हम लोग खुद बोल रहे हैं मिनरल हम लोग को चाहिए। एक्चुअली में ये एटॉमिक फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग खा लेते हैं, समझ रहे हो? तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ये कहां प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्मा। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? बायोमोलिक्यूल्स का परिभाषा हो जाएगा द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ऑल ऑर्गेनिक substance present in our protoplasma is called biomolecules. Example क्या क्या हो जाएगा? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, etc. हम इन सब को भात खाते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है? तो पाचन होता है। पाचन मतलब होता है आपने जो चावल खाया उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ करके सूक्ष्मतम कण में बना देना, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। फिर वो ग्लूकोज बॉडी में जाकर के न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। किसको प्रदान करेगा? प्रोटोप्लाज्मा। सबसे पहला सेल है ना, प्रत्येक सेल को खाना मिलना चाहिए, प्रत्येक सेल काम करना चाहिए, प्रत्येक सेल सब कुछ करना चाहिए। तो सेल का जीवित पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा में बायोमोलिक्यूल्स है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। डाइजेशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके किस में बदल देते हैं? शुगर। वही है शुगर आपका फेवरेट। प्रोटीन को तोड़ करके पाचन में क्या करते हैं हम लोग? एमिनो एसिड में बदल देते हैं। फिर वो एमिनो एसिड टूटने के बाद फिर जगह जगह पे प्रोटीन बना लेता है, मांसपेशियों में चला जाता है, हड्डियों में चला जाता है, हर जगह चला जाता है, आपका प्रोटोप्लाज्म मेंटेन हो जाता है। विटामिन्स, लिपिड या फैट है या ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड में बदल जाता है। ये बाद की बात है, इतना इसमें पढ़ना नहीं है। बस आपको ऊपर ऊपर हमने बता दिया कि भाई देखो हम लोग के शरीर में जो चीज है उसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग खाते हैं।
और दूसरी बात, खाने का एक और उद्देश्य क्या है? एनर्जी। क्या? तो खाने से हम लोग को दो चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो बायोमोलिक्यूल और दूसरा एनर्जी। लिविंग्स के लिए दो चीजें जरूरी है, एनर्जी और एक कार्बन। सभी बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? कार्बनिक। क्या होता है? बिना हमारे शरीर में कार्बन से ही बना हुआ है। तो जितने भी बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग? कार्बनिक पदार्थ, जितना भी कार्बन है, मीथेन, इथेन, फलना चिलना जितना भी है, वही पढ़ते हैं ना। तो बायोमोलिक्यूल भी क्या है? ऑर्गेनिक। और ये जो बायोमोलिक्यूल होता है, यह सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग का स्टार्ट होगा तो आप लोग मीथेन से स्टार्ट करोगे। किसे करोगे? और लास्ट कहां हो जाएगा? बायोमोलिक्यूल। आज ही जाके एनसीईआरटी देखना, सबसे लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा। मतलब जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होता है, वहीं से बायोलॉजी स्टार्ट होता है। भाई आप लोग क्यों घबरा रहे हो? क्या हो गया इसको? अच्छा, ये एक चैप्टर है। क्या है? ये भी एक चैप्टर है भाई, तो घबराना नहीं है। ये खाली बेसिक पढ़ा रहे हैं, मतलब आपको बता रहे हैं कुछ कुछ। तो बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट चैप्टर है। सब कुछ पढ़ लोगे तब इस पे जा पाओगे। हम लोग स्टार्ट ही यहीं से करते हैं। और ये चैप्टर पढ़ा देंगे, इससे दो क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री वाले पोर्शन से दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आता है, तो तीन क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो जाएगा आपका। बायोमोलिक्यूल्स हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री वाले सर अगर पढ़ाएंगे, नहीं भी पढ़ाएंगे क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं होता। सही बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चूंकि ये बायोलॉजी का पोर्शन है, सर का पोर्शन नहीं है, तो यही पढ़ा देंगे। यही बस आपको बायोलॉजी वाला पोर्शन में भी आएगा, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, तो तीन क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। तो सर वाला पढ़ने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना लेवल, इसको बहुत लेवल पढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपका एक फंडा क्लियर हो गया ना बायोमोलिक्यूल्स का। तो ये टर्मिनोलॉजी था बायोमोलिक्यूल्स। एनर्जी, कार्बन। जीवों को दो ही चीज चाहिए, आराम और मोबाइल। खाना, खाना मिलते रहे भर पेट, बढ़िया बढ़िया, चिकन चिकना चिकना। उसके बाद चार्जर, अरे वो सब तो उसका सेकेंडरी है। अब फोने बोल दिए तो फोन में आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलना चिलना, वो सब तो होगा ही। बात को समझ रहे हैं? तो लेकिन मेन चीज क्या है लिविंग्स के लिए? एनर्जी और कार्बन। सबसे बुद्धिमान होता है पौधा। दिमाग है, दिमाग होता है उसके पास, लेकिन बुद्धिमान सबसे ज्यादा वही है। पौधा क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? चेंज हो गया? टाइम नहीं ना हुआ अभी? ठीक ठीक। अच्छा, वहां भी टाइम है। मतलब हम डेली बोलता है सबकी सर, वही ताकता है सर। लास्ट होगा ना तो यही ताकेगा। हम सोचते हैं इधर नहीं देख रहा, उधर क्यों देख रहा है। उसको हम मिटा देंगे। उसको क्या करेंगे हम? दिख रहा है?
नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है ना, ये खत्म होने वाला नहीं है। देखो प्लांट जो होते हैं ना ऑटोट्रॉफ्स, लो ऑटोट्रॉफ्स, एनर्जी ये कहां से प्राप्त करता है? सन से। कहां से? और कार्बन जो है, कार्बन भी चाहिए ना, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है, मतलब हवा से। इसीलिए कभी भी प्लांट ना पढ़ाई करता है और ना ही खेती बाड़ी, कुछ नहीं करता है प्लांट, कुछ करता है क्योंकि एनर्जी कहां से ले रहा है? सूर्य देवता जो सबके लिए है। और कार्बन कहां से ले रहा है? हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। क्या है? मतलब परपोषी। हम लोग का एनर्जी का सोर्स वही है जो कार्बन का सोर्स है। हम लोग क्या खाते हैं? दाल भात। हम लोग क्या खाते हैं? मतलब एक बात बोल रहे हैं, अब तुम लोग बोलोगे पिज्जा भी खाते हैं, आइसक्रीम भी खाते, मतलब एक बात, दाल भात। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दाल भात ही। सूर्य से लेते हैं क्या एनर्जी? नहीं लेते हैं ना। उसके बाद सोर्स ऑफ कार्बन भी कहां से है? दाल भात से। बोले ना अभी खाना जो खा रहे हैं वो भी दाल भात से ही आ रहा है। तो दाल भात के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई। तो बढ़िया कौन हुआ? प्लांट हुआ कि नहीं? देवता से ही, वरुण देवता। हवा जो होता है वो क्या? वरुण देवता। सूरज जो होता है सूर्य देवता। और हम लोग क्या करते हैं? पौधे को लगाएंगे, काटेंगे, जमीन रहेगा तब ना। अब उस जमीन को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा चाहिए। पैसा के लिए पढ़ाई चाहिए। मोबाइल भी लेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? कुछ भगवान का दिया हुआ सब कुछ नहीं है। अभी लग रहा है सब कुछ है आपके पास। अभी आप लोग का क्या चल रहा है? अभी आप लोग का चल रहा है बसंत काल। क्लास 12 तक बसंत काल होता है आपके जीवन का, है ना। कौन सा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसे? एक होता है विंटर, एक होता है समर, स्प्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? अभी आप लोग के जीवन का स्प्रिंग सीजन चल रहा है। अभी आप लोग को टेंशन लेवल जो है वो क्या है? 0%। 0 है। पढ़ाई का टेंशन 0 होता है। टेंशन होता है सोशल टेंशन। जब जाओगे ना, जब पारिवारिक में जाओगे, पारिवारिक मतलब शादी के बाद से स्टार्ट हो, तब आप लोग को समझ में आएगा। पढ़ाई वाला टेंशन तो बिल्कुल आसान था। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि घर छोड़कर आए हैं, कितना माया है मेरे ऊपर, कितना हम कष्टकारी जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, सब लोग घर में, हम घर से बाहर हैं। बाद में जब जाओगे ना उस जीवन में, देखिए कितना अच्छा था, कितना बढ़िया लॉज में रहते थे, जाके शाम को मटका कुल्फी वगैरह, है ना, मसूसा वगैरह खाते थे, ये होता था ना। तो अभी आप लोग का टेंशन 0% है। अभी सब कोई दोस्त ही होगा। अभी सब कौन है? फ्रेंड। सब लगेगा दोस्त ही है भाई, जिससे दोस्ती करना चाहोगे। वही जब आप लोग उस लाइफ में जाओगे, फ्रेंड सब बिछड़ जाता है। सब कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर आपका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए, मेडिकल नहीं निकाल पाए, या कुछ 1-2% का कुछ और प्लान है वो नहीं कर पाए, वो दोस्त अगर कुछ कर गया तो आपको नहीं पहचानेगा। रियल बात है। अभी लगता है कि पहचानेगा, फोन करेंगे, अभी तो हम उसको कुत्ता बिल्ली जो भी बोल देते हैं, बुरा नहीं मानता है, लेकिन उस समय बुरा मान जाएगा। ये फैक्ट होता है जीवन का। तो सब खत्म हो जाता है उस समय। उसके बाद परिवार के हर सदस्य के लिए सोचना भी पड़े। अभी आपको मनी नो टेंशन।
अभी नहीं बोलोगी मनी का टेंशन क्यों नहीं होता है। मेरा 6,000 महीने में आता है, तो हम पहला 10 दिन में 5,000 उड़ा देते हैं, 5 या 5,500, यही होता है। 6,000 आए ना, पहला 10 दिन मतलब लगेगा कि प्रो हो गया वो आदमी। पहला 10 दिन लगेगा कि सारा दोस्त बताओ क्या खाओगे, वो खाओगे। 10 दिन के बाद उसके पास 5,000 खत्म, 1,000 बचता है। फिर लास्ट जो 10 दिन होता है 500-200 में पूरा महीना गुजर जाता है। सबके साथ होता है। 1 रुपया बचता है। किसी किसी का हम सुने हुए हैं 10 दिन तक 1 रुपया में कर दिया है। ये रियल चीज है, क्योंकि आपके पास टेंशन क्या है, वही आप जब उस लाइफ समझ रहे हो ना, उस लाइफ में जाओगे तो 6,000 भी, इसमें भी कुछ बचा लोगे और इसको भी मेंटेन करके चलोगे। तो बहुत चीजें हैं। तो क्यों ना हम इस बसंत काल को क्या करते हैं, प्रिपरेशन में डाल देते हैं, है ना। थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक मेहनत करोगे, ये 2 साल चाहोगे तो ये इस साल फाउंडेशन में आए हो, अगला साल के अगला साल आप लोग नीट भी निकाल लोगे। 40% स्टूडेंट, इससे भी ज्यादा, वो फाउंडेशन में ही निकाल लेता है नीट। कि इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास एनर्जी क्या है, 100%, फ्रस्ट्रेशन 0% है। अभी कोई बोलेगा नहीं, बाद में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। सैचुरेशन 0% है। सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन मतलब क्या होता है, एक बार पढ़ लिया आपने, फिर पढ़ा, फिर एग्जाम दिया, फिर पढ़ा, ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अरे हमने तो पूरा पढ़ा हुआ है, अभी 9 महीना ना एग्जाम का, अच्छा 3 महीना बचेगा तो एकदम कबाड़ देंगे, अभी तो जो नया है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। ये होता है, पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ा हुआ है, ऊपर ऊपर पढ़े, ये तो मेरा इसे उड़ा देंगे, ये चैप्टर तो इसे उड़ा देंगे, जबकि उसमें आप वीक हो, नहीं बन रहा आपसे क्वेश्चन। तो ये सब है। तो अभी अपने आप को लगा दो, और आपको यहां से तो गारंटी दे रहे हैं, बायोलॉजी में आप लोग को, यहाँ जैसे हम बोल रहे हैं बायोलॉजी में आप 90 क्वेश्चन भी ठोक के आ जाए, कई स्टूडेंट मेरा किया हुआ, आपको मिलवा देंगे। इधर 5 साल में, उससे पहले का बात नहीं कर रहे हैं, इधर 5 साल में बहुत सारा स्टूडेंट 85+ है ना, 80+ बायोलॉजी में दाग करके आया है। तो यहाँ बायोलॉजी के लिए आपको जो बायोलॉजी का जो टेंशन है मेरे यहाँ, वो क्या है, हाँ हमको लगा 1-2% नहीं ना कर दोगे, 0% क्या है, ये चीज आप लोग एकदम ध्यान दो। तो आप लोग को मोटिवेट समय समय पर हम करते रहेंगे, ठीक है। मोटिवेट भी नहीं करते हम, अप्लाई करवाएंगे, है ना, अप्लाई करवाते हैं हम। मोटिवेट करने से आप लोग नहीं पढ़ते हो। अभी मोटिवेट किया, रोड पे जाते जाते मोटिवेशन, जैसे 2 को मसोसा खाए, मोटिवेशन गया है, कल से कर लेंगे ना, ठीक है। ध्यान देना, अभी आए हो ना, पकड़ के रखना, क्लास एकदम रेगुलर करो। 2-4 स्टूडेंट मत देखो, बहुत सारा एडमिशन हो रहा है, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, आपका बैच फुल हो जा रहा है। फुल हो ना हो, 40 ही स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है, और जो हम दे रहे हैं उसको मेंटेन कर, देखो आपको हलवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का पूरा। समझ रहे हो। तो आज यहीं रहने देते हैं। आप सब लोग ग्रुप में जुड़ गए हो, बॉयज का अलग ग्रुप बनता है, गर्ल्स का अलग ग्रुप बनता है, समझ रहे हो, दोनों के ग्रुप में हम भेज देंगे इसको, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास से हम लोग थोड़ा सा बेसिक पढ़ करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना ज्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा, सेल ही होता है, हाँ बोलिए, फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे, वही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन वही है, थोड़ा सा क्या होता है, जो नया बच्चा होता है, आप लोग अच्छे बच्चे हो, कुछ बच्चे होते हैं ज्यादा समझते नहीं है, तो सेल जो होता है थोड़ा सा इजी पोर्शन थोड़ा सा होता है, तो बच्चे समझना स्टार्ट करते हैं। हम रिकमेंडेड करेंगे सेल पढ़ लेते हैं, सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहला चैप्टर में कूदेंगे, क्योंकि हर तरह के बच्चे आएंगे ना,
तो उनको लिविंग वर्ड हो सकता है जो थोड़े कमजोर है उनको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे सर को ही नहीं आता पढ़ाने। ये भी होता है, सही में ये होता है। इसलिए थोड़ा सा ई पोर्शन पढ़ना है, ठीक है, बेसिक है। ठीक है, आज रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं तक। आप लोग जाएं।